इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भास्कर। ड्रीम फॉरेस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 2 लेके आए हैं डेंड्रोलॉजी का। हम पहले लेक्चर में पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू डेंड्रोलॉजी। उसमें हम पढ़े थे कि डेंड्रोलॉजी है क्या, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। डेंड्रोलॉजी मतलब वो सब प्लांट्स और वो सब टिम्बर ट्रीज जहाँ से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, जैसे वुड, जैसे फ्यूल। तो डेंड्रो क्या था? डेंड्रोलॉजी ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन मतलब था कि वुड, और ग्रीक वर्ड लोगोस मतलब था स्टडी। यानी कि जितना भी वुडी प्लांट्स है हमको स्टडी करना था। अब इसमें ट्रीज का भी डिफरेंट हैबिट था। हैबिट में क्या क्या आता है आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स है आप कैसे पहचानोगे अपने नेकेड आई में देख के। आज का लेक्चर में डेंड्रोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डेंड्रोलॉजी वो खत्म हो जाएगा। तो आज हम पहले पढ़ेंगे रोल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हम रोल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किस एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, ये जो ट्रीज है या हर्ब्स है या श्रब्स है, आप देख के इसको पहचानोगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स that seen on naked eye। यानी कि आप किसी ट्रीज को देख रहे हो या किसी पेड़ को देख रहे हो तो आपको अपने आंखों से उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, जैसे कि लीफ हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, लीफ का अरेंजमेंट हो गया, फ्रूट्स का अरेंजमेंट हो गया, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम स्टडी करते हैं। तो हमको डेंड्रोलॉजी में मॉर्फोलॉजी क्यों स्टडी करना है? पहला पॉइंट ये है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स are easily observable। To define and identify easy। तो पहला पॉइंट ये है कि मॉर्फोलॉजिकल जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कि कोई भी ट्रीज हो गया, जैसे एक फैमिली के अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिर हम सेकेंड पॉइंट में आएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या था? टू एनालाइज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आप हर एक पॉइंट को जब नोट करिएगा तो थोड़ा समझते भी चलेगा कि आपको अच्छे से याद रहेगा। पहला पॉइंट तो वेरी सिंपल है कि आप कोई भी प्लांट को या कोई भी हर्ब का स्पीसीज हो गया, कोई श्रब का स्पीसीज हो गया, आप उसको इजीली डिफाइन या आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका क्लासीफाई कर सकते हो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के थ्रू। सेकेंड पॉइंट है कि आपको क्या चाहिए, ऐसे कैसे करोगे आप? तो आपको एनालाइज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वन, नीड टू हैव लैब इक्विपमेंट्स। तो लैब के इक्विपमेंट्स में क्या क्या आता है? हैंड लेंस,
डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, और पॉसिबली अ लाइट माइक्रोस्कोप। यानी कि हैंड लेंस हो गया, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप हो गया या लाइट माइक्रोस्कोप, इसके हेल्प से जितना भी लैब इक्विपमेंट होता है, लैबोरेटरी में आप जाते हो तो लैब इक्विपमेंट जो होता है उसके हेल्प से आप मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या आता है, देयर इज वेल नीट टर्मिनोलॉजी to describe variation in morphological character। यानी कि जैसे मॉर्फोलॉजी में भी होता है रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, फ्लावर का पोजीशन जिसको हम आपका फाइलोटैक्सी बोलते हैं, लीफ का जो अरेंजमेंट होता है मेन स्टेम में जिसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं, देन जो ओवरी होता है उसका भी जो पोजीशन, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, तो ऐसा डिफरेंट टर्म होता है। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होता है, डिफरेंट वेरिएशंस होता है, ये वेराइटीज़ होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक अच्छा टर्मिनोलॉजी होता है जिससे कि आप उसको डिफाइन कर सको। फोर्थ पॉइंट है द टाइम and effort needed to describe information collected from other resources like photochemistry and molecular biology। Ensure the advantage of morphological characteristics। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके हर सब्जेक्ट के साथ हर एक सब्जेक्ट का लिंक होता है। जैसे यहाँ पे आपको बोला गया कि जो फोटोकेमिस्ट्री है, यानी कि आप ये पकड़ लीजिए कि जो फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हो बायोलॉजी में उसके साथ केमिस्ट्री का कोई रिलेशन रहता है, या जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है उसके साथ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी लिंक रहता है। तो आप उसको रिलेट कैसे करोगे, उसके लिए जो टाइम एंड एफर्ट आपको देना पड़ेगा कि आपका टाइम भी लगेगा और आपको एफर्ट भी देना पड़ेगा कि आप एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो फोटोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, मैं उसी सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, वैसे भी और भी सब्जेक्ट के साथ इसका लिंक रह सकता है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि आप किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, जब आप किसी डीप में जाओगे एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको उसमें केमिस्ट्री भी आएगा, उसमें बायोलॉजी भी आएगा। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप जब वो दोनों को लिंक करोगे तो आपको क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए। देन हम नेक्स्ट में जाएंगे वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स।
वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, पहले आता है ग्रोथ हैबिट। ग्रोथ हैबिट पहले हम पढ़े थे, हैबिट क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि आप ट्रीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, श्रब्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर्ब्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मॉर्फोलॉजिकली भी हो सकता है, एनाटॉमिकली हो सकता है। यहाँ पे बस वेजिटेटिव पार्ट का ही डिस्क्राइब किया जाएगा, उसके बाद आएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। लेकिन अभी हम पहले पढ़ेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या हो सकता है, इट मे बी ग्रोथ हैबिट, वेरिएबल within a genus or family। एग्जाम्पल, हाँ तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके अंदर हम पहले पढ़ते थे ग्रोथ हैबिट। ग्रोथ हैबिट में क्या आता है, ट्रीज आता है, श्रब्स आता है, हर्ब्स आता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या था कि इट मे बी वेरिएबल और कांस्टेंट, ये भी। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट आएगा वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का, चाहे वो ग्रोथ हैबिट हो, इसका एग्जाम्पल है ग्रोथ पैटर्न, तो जो भी पॉइंट आएगा उसमें जब एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल पढ़ के अगर आप याद करोगे तो आपको पॉइंट ज़्यादा इजीली याद होगा कि इट मे बी वेरिएबल और कांस्टेंट विद इन अ जीनस और फैमिली। यानी कि अब एग्जाम्पल अगर हम लें कि ऑल ब्रासिकेसी फैमिली मेंबर्स आर हर्बेशियस, यानी कि स्टेम सॉफ्ट होता है, वुड प्रोड्यूस नहीं करता। बट एस्टेरेसी फैमिली मेंबर्स आर बोथ हर्बेशियस एंड वुडी। यानी कि पॉइंट क्या था कि एक जीनस, हम यहाँ पे फैमिली का एग्जांपल लिए हैं, तो जीनस भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है। तो एक फैमिली जो आता है इसमें ब्रासिकेसी एंड एस्टेरेसी। ब्रासिकेसी में क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं हर्बेशियस होता है। तो हमारा क्या हुआ कि ग्रोथ हैबिट जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। लेकिन एस्टेरेसी फैमिली में क्या होता है कि हर्बेशियस भी है, वुडी भी है। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, यानी कि टाइप या वेरिएशन में आ सकता है। जैसे ब्रासिकेसी फैमिली में जितना भी मेंबर्स है सब हर्बेशियस यानी कि कांस्टेंट। एस्टेरेसी फैमिली में हर्बेशियस भी आएगा, वुडी भी आएगा। तो दो टाइप का आ रहा है, इसीलिए वेरिएबल। तो पहला पॉइंट था इट मे बी वेरिएबल और कांस्टेंट विद इन अ जीनस और फैमिली। अब सेकंड में हम आएंगे ग्रोथ पैटर्न। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, चाहे ऑब्जेक्टिव के लिए हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए भी। ग्रोथ पैटर्न में क्या आता है, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि एक प्लांट या ट्री जो होता है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, उसके बेसिस पे पहले आता है एनुअल। एनुअल में क्या आता है कि कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल वन ईयर या वन लाइफ स्पैन और सिंगल ईयर, सिंगल सीजन। यानी कि एनुअल ऐसा प्लांट हो गया जो अपना लाइफ साइकिल एक साल में या एक सिंगल सीजन में कवर अप कर लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मस्टर्ड एंड पी।
एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। तो एनुअल में क्या होता है कि इसका जो लाइफ साइकिल है ये एक साल में या एक जो सिंगल सीजन है उसमें कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल मास्टर्ड पी। सेकंड में आता है बाईएनियल, यानी कि कंप्लीट their life cycle in more than 1 year or 2 years। तो जो टर्म है उसके हिसाब से भी आपको पता चल रहा है कि ये बाई जो है, बाई मतलब कि 2, यानी कि जो प्लांट है वो अपना लाइफ साइकिल मोर देन 1 ईयर या 2 ईयर में कंप्लीट करेगा। इसका एग्जांपल है रेडिश, कैरेट, टर्न। अब लास्ट में जो आता है वो होता है पेरेनियल। पेरेनियल में क्या होता है, कंप्लीट their लाइफ साइकिल मोर देन 2 years। यानी कि पेरेनियल में क्या होता है कि प्लांट जो है उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है मोर देन 2 ईयर, 2 साल से भी ज़्यादा लगता है। इसका एग्जांपल है मैंगो एंड बनाना। तो ग्रोथ पैटर्न में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि जो प्लांट है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। पहले आता है एनुअल। एनुअल क्या होता है कि एक साल में या सिंगल सीजन में वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल मास्टर्ड एंड पी। एग्जांपल भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाईएनियल मतलब आप जब टर्म पढ़ोगे तो टर्म में आपको वो मीनिंग छुपा रहेगा। तो बाईएनियल मतलब कि 2 साल लगेगा, मोर देन 1 ईयर एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। वहाँ पे आता है कैरेट, आता है रेडिश आता है। पेरेनियल में क्या होता है कि जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करने में मोर देन 2 ईयर्स लगता है, ये उससे भी ज़्यादा लग सकता है। जैसे एग्जांपल मैंगो एंड बनाना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। लीफ का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहता है। लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले क्या आता है कि हम क्या पढ़ेंगे, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, लीफ का साइज कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, वेनेशन कैसा है, फाइलोटैक्सी कैसा है। फाइलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन मेन स्टेम। जैसे एक जीनस हो गया, सेम एग्जांपल अगर आप लें, जैसे डालबर्जिया सीसो, डालबर्जिया लैटिफोलिया, डालबर्जिया सिम्पैथेलिया। तो यहाँ पे है कि ये जो 3 स्पीसीज है इसका जीनस सेम है, डालबर्जिया सीसो, डालबर्जिया लैटिफोलिया और डालबर्जिया सिम्पैथेलिया। तो इसमें क्या होता है कि इसका
जितना भी लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आपके पास, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पहले जितना भी पॉइंट लिखा गया है ना, लीफ स्ट्रक्चर, लीफ साइज, टेक्सचर, फाइलोटैक्सी, मेनली फाइलोटैक्सी एक बायोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब कि जो मेन स्टेम है उसमें आपका लीव्स कैसे सजा हुआ है, उसका अरेंजमेंट कैसे है। तो डलबर्ग सिसो का अलग होगा, लैटिफोलिया का अलग होगा, सिंपैथेनिक का अलग होगा। तो पहला पॉइंट यही था कि ये जो आपको स्टडी करोगे ना लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसकी हेल्प से आपको सेम जीनस या सेम फैमिली, डिफरेंट जीनस या डिफरेंट फैमिली, एनी हाउ आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इन सब पॉइंट की हेल्प से। लीफ स्ट्रक्चर, लीफ साइज, टेक्सचर, मॉइस्चर, वेनेसन। वेनेसन में क्या होता है, पैरेलल होता है, रेटिकुलेट होता है, आगे पढ़ेंगे जाके। फाइलोटैक्सी। सेकेंड पॉइंट आता है कि लीफ का शेप कैसा है। सेकेंड में आता है लीफ शेप, लीफ साइज। तो इसमें आप कैसे पढ़ोगे कि लीफ शेप और लीफ साइज जैसा, लीफ साइज जो है ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ऑफन वेरिएबल इन हर्बेसियस स्पीसीज। and cannot be used reliably for generic delimitation। यानी कि सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि लीफ शेप या लीफ साइज जो होता है हार्बेसियस स्पीसीज के लिए वेरिएबल होता है, यानी कि बदलता रहता है, सेम नहीं है। और आप जेनेटिक डिलिमिटेशन या भी कोई जीनस को आप कैरेक्टरिस्टिक्स को उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो बस लीफ शेप या लीफ साइज के ऊपर आप टोटली डिपेंड नहीं रह सकते। पिछले पॉइंट में जो बोला गया था, उसका जो वेनेसन होता है, उसका जो फाइलोटैक्सी होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये सब में आप डिपेंड हो सकते हो। लेकिन ये जो तो पॉइंट है ना, ये क्या होता है, स्पेशली आपको प्रेशर दे रहा है हार्बेसियस स्पीसीज में, यानी कि जो जिसका स्टेम सॉफ्ट होता है, प्लायबल होता है, नरम होता है, तो जो वुड हमको नहीं देता। तो हार्बेसियस स्पीसीज के लिए ये लीफ शेप एंड लीफ साइज ये होता है कि वेरिएबल होता है। और जो जेनेरिक डिलिमिटेशन होता है, यानी कि आप जब उसको आइडेंटिफाई करोगे उसके हिसाब से, जीनस के हिसाब से, तो क्या होगा कि आप ये तो पॉइंट के ऊपर या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर आप टोटली डिपेंड नहीं कर सकते। अब थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, सिमिलरली स्टेप्यूल कैरेक्टर which is fairly constant within a species except rosaceae has also been used for taxonomic characteristics। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो स्टिप्यूल कैरेक्टर होता है, स्टिप्यूल मतलब कि जो लीफ है, जहाँ मेन स्टेम से जो लीफ निकलता है उसके जो बेस पार्ट है वहाँ से स्मॉल लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं कि स्टिप्यूल। तो रोजेसी फैमिली छोड़ के, यानी कि रोजेसी फैमिली के जितने भी स्पीसीज है सब छोड़ के बाकी जो स्पीसीज है, जब आप उसको आइडेंटिफाई करोगे तो जितने भी टैक्सोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि नॉर्मली एक प्लांट का आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में वो हेल्प करता है। देन हम आएंगे हमारे अंडरग्राउंड पार्ट्स, यानी कि ग्राउंड के नीचे जो पार्ट रहता है।
अंडरग्राउंड पार्ट में क्या होता है कि स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट एंड ट्यूबर्स एक्सेट्रा। यानी कि ग्राउंड का नीचे पार्ट में क्या रहता है, मेनली रूट रहता है, ट्यूबर रहता है। ट्यूबर क्या है, ट्यूबर है रूट का मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसका स्टडी हम करते हैं कि ग्राउंड के नीचे पार्ट में जो भी है, रूट हो गया, ट्यूबर हो गया, उसका मॉडिफिकेशन, ट्यूबर है रूट का मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, तो उसका हम स्टडी करते हैं। देन रूट मॉर्फोलॉजी has been used as a character to distinguish any two species belong from same or other family। यहाँ पे बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो रूट मॉर्फोलॉजी है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट एंड ट्यूबर्स, जो ग्राउंड के नीचे रहता है, अंडरग्राउंड पार्ट, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि सेम फैमिली या अलग अलग फैमिली के कोई भी टू स्पीसीज को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या अलग से सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम आएंगे सीडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सीडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कि जुवेनाइल कैरेक्टर्स, यानी कि वो स्टेज जब प्लांट मैच्योर नहीं होता। जुवेनाइल स्टेज होता है, मैच्योर स्टेज होता है। जुवेनाइल मतलब कि जब प्लांट मैच्योर नहीं है, जुवेनाइल या चाइल्डहुड भी हम इसको बोल सकते हैं, जुवेनाइल स्टेज। स्पेशली सीडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स such as type of germination. Example, germination type, cotyledon character, leaf dimorphism, etc. have been of systematic value. And taxonomic significance in certain families. Like Brassicas. यानी कि सीडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो भी जुवेनाइल स्टेज है, यानी कि जब मैच्योर नहीं होता, तो तब सीडलिंग प्लांट में ग्रो करता है। सीडलिंग में अब क्या मिलेगा आपको, सीडलिंग से सीड बनता है। तो सीड कब बनेगा, जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा। तो देन ऑटोमेटिकली जब प्लांट जुवेनाइल स्टेज में है तो ऑब्वियसली सीडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसमें। सीडलिंग में क्या आता है, जर्मिनेशन टाइप आता है, कॉटिलेडन कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, लीफ डायमॉर्फिज्म आता है,
जिसका कि सिस्टमेटिक वैल्यू, ये सब जब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसके डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो हैविंग ऑफ सिस्टमेटिक वैल्यू एंड टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस इन फैमिलीज लाइक ब्रासिकेसी एक्सेट्रा। अब कुछ फैमिली होते हैं सर्टेन, जैसे ब्रासिकेसी, कॉन्वलवुलेसी। तो ये सब फैमिली में क्या होता है कि जर्मिनेशन टाइप, कोटिलेडन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लीफ डायमॉर्फिज्म, ये सब सिस्टेमेटिक वैल्यू एंड टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आपको हेल्प करता है। यानी कि मेनली उसी में फोकस है कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। एंड देन हम लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं, वो है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हम पहले आते हैं, इसमें आते हैं इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर मेनली। ये जनरल टॉपिक है कि फ्लावर जो होता है प्लांट, ट्री का या प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और इन्फ्लोरेसेंस मतलब, इन्फ्लोरेसेंस का मीनिंग है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन मेन एक्सिस, यानी कि स्टेम। तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स से हम पढ़ते हैं इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेनली। अब फ्लावर जैसे अरेंज रहता है मेन एक्सिस या स्टेम पे, उसको हम टर्म देते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ये डिफरेंट टाइप का हो सकते हैं, रेसिमोस, साइमोस। देन हम क्या इसमें आएंगे, इसमें आएंगे हम, इसका जो पार्ट होता है स्टेमन, कार्पल, एंथर, ओवरी एक्सेट्रा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सब हम पढ़ते हैं इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर में। यानी कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसी का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ। देन सेकेंड और एक पॉइंट आता है, वो होता है फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक्स। रिप्रोडक्टिव में फ्लावर एंड फ्रूट मेन चीज होता है। फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि फ्रूट सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है, सिंगल है या ब्रांच है। और फ्रूट का जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कितने लेयर होते हैं, इन सब का स्टडी हम फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक्स में करते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था डेंड्रोलॉजी का, तो यहीं पे खत्म होता है। मेनली रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर आता है, और फ्रूट में फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। डिटेल्स में आगे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। और ड्रीम फॉरेस्ट्री